क्लास का बेटा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलेबस के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर पहले ही कर लिया है, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट किए हैं। पहला चैप्टर किया है हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, इकोनॉमिक्स से पार्ट किया है, ब्रांचेस क्या है, इनके बारे में किया है। सेकेंड चैप्टर जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ही चैप्टर कहलाता है, जिसको हम कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर चलने वाला है वो चलने वाला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज योर सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हमारे टोटल 11 टॉपिक होने वाले हैं, जिस 11 टॉपिक से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप एक एक करके मैं समझाऊंगी और आप लोगों को समझ में आएगा उस चीज के बारे में कि आप किस तरीके से आसानी से इन टॉपिक को समझ पाएंगे। सो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर सेकेंड, जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर पहली चीज आती है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ क्या रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ योर रिसोर्सेज, कि अपने रिसोर्सेज को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे देश के स्तर पर, यानी कि आपके देश में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, जो भी आपकी कंट्री के अंदर, जो आपके भारतवर्ष के अंदर रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, यही होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी के अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक जो पता करना चाहिए वो है कि डोमेस्टिक टेरिटरी आखिर होती क्या है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू सीमा, यानी भारत। सीधे सीधे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है भारत, भारत की पूरी बाउंड्री लाइन। अब ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी में सीमा और डोमेस्टिक मीन्स हमारा देश, बेसिकली हमारी घरेलू सीमा। तो हमारे देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो भारत का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब है भारत की जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन यानी पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन, जो कहां से आपकी नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक है, वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में आपके अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक जाती है बेसिकली। तो ये जो पूरा जाएगा ये आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन होती है। क्या इकोनॉमिक बाउंड्री लाइन भी यही होती है बेटा? अब हम एक कंसेप्ट लेके चलेंगे। सपोज करो हम डोमेस्टिक टेरिटरी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं एक नॉर्मल रफ सा एक डायग्राम बना रही हूँ जो आपका बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, भारत से रिलेटेड एक डायग्राम बना रही हूँ छोटा सा, जिससे आप समझ पाएंगे इसे। एक कॉमन सा मैं लेके चल रही हूँ, यहाँ पे यहाँ आ जाएंगे आपकी कुछ आइलैंड्स आपके। अब नाउ अगर सपोज करो इफ मैं अगर ये कह रही हूँ कि दिस इज योर पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन, ये आपका भारत का नक्शा है, और इसके अंदर मैं क्या कह रही हूँ दैट इस भारत के नक्शे के अंदर जो बाउंड्री लाइन है दिस इज योर पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होगा यहाँ होगा। लेकिन क्या इसे ही हम इकोनॉमिक बाउंड्री लाइन की संज्ञा देंगे? इकोनॉमिक बाउंड्री लाइन हमारी कहां तक होती है? जहां तक किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। दैट मीन्स इस बाउंड्री लाइन को हम डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन बोलेंगे, इस बाउंड्री लाइन को हम पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन बोलेंगे, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि सपोज करो हम ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली से एक शिप, एक दिल्ली से प्लेन उड़ता है बेसिकली। अब प्लेन उड़ा तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के इस प्लेस तक हमारी बाउंड्री लाइन खत्म हो गई, हम यहीं पे पैसेंजर छोड़ देंगे, नहीं। अगर ये प्लेन यहाँ से जाता हुआ जापान में हमें पहुंचाना है, यानी कि हम जापान में पैसेंजर छोड़ के आएंगे और वहां से पैसेंजर लेके आएंगे। इसका मतलब है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है किसी भी कंट्री का वो कहां तक जा रहा है? दूसरी कंट्री तक जा रहा है, और वहां से जो हम पैसेंजर लेके आएंगे उसकी इनकम भारत के अंदर आएगी। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट आएंगे कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज होती है उसका मतलब क्या है, द पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री, बट इंक्लूडिंग विद द इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन यहाँ हो जाएगी कि जहां तक हमारे लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, इसका मतलब है ये भारत के बाहर तक भी लाई करता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। पहली चीज क्या, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन, और दूसरी चीज होगी जहां तक हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम, हु आर बेसिकली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, या जिसे हम एनआरआई कहते हैं, या हमारे देश के अंदर है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है, यहाँ पर आप वर्ड देखेंगे रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है रहने वाले। नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो भारत के अंदर रहते हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के अंदर लाई करता है, जो 1 साल से ज्यादा भारत के अंदर रह रहे हैं, यही खर्चा कर रहे हैं, यही इनकम कमा रहे हैं, यहीं पर सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं, यहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट में कौन आते हैं और कौन नहीं आते।
जिसने भारत के अंदर जन्म लिया वो नॉर्मल रेजिडेंट है, जो 1 साल से ज्यादा भारत के अंदर रह रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट है, जिसने भारत की सिटीजनशिप ली हुई है यानी भारत की नागरिकता ली हुई है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है। ये जो भारत के अंदर 1 साल से ज्यादा रह रहा है नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन नहीं आएंगे नॉर्मल रेजिडेंट में। बेटा एक कंसेप्ट बस इतना सा मान के चलना, जो भारत के अंदर एज अ भारतीय नहीं रह रहे, ठीक है, वो हमारे रेजिडेंट तो है लेकिन सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन वो अगर 1 साल से कम पीरियड के लिए रह रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट भी नहीं कहलाएंगे। जैसे जितने भी क्रू मेंबर होते हैं, जो भी शिप पे काम करते हैं, जो बाहर की एम्बेसडर हमारे यहाँ पर रहते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब हमारे इसमें नहीं आते हैं। कंसेप्ट क्लियर? तो आपका एक मोटा मोटा सा निकल जाएगा भाई नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, 1 साल तक रह रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत में जन्मे हैं, भारत के सारे सिटीजन ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेजिडेंट है। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में अंतर क्या होता है। देखो सिटीजनशिप का मतलब होता है अगर मैं भारत की नागरिक हूं, मैंने भारत में जन्म लिया है या मेरे पेरेंट जो है वो भारतीय हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली भारत की नागरिक हूं, तो इसे बोलते हैं नागरिकता या सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप लेने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, या तो मेरा जन्म भारत में हुआ या भारत की ही मैं वही भारत के ही लोग हैं बेसिकली जिन्होंने मेरे को जन्म दिया है, बेसिकली मेरे पेरेंट, मेरे ग्रैंड पेरेंट, मेरे फोरफादर जो है वो सब भारत के और भारत में ही रह रहे हैं। दूसरा, मैं किसी देश की और की नागरिक हूं या भारत की नागरिक हूं और बाहर चली गई थी, अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, अपनी गवर्नमेंट को बोलूंगी कि मुझे भारत का नागरिक बनना है, जिसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो 2 तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है। पहले, या तो मैं जन्म से भारतीय हूं या मैंने ले ली है, सिटीजनशिप ले ली है बेसिकली। नेक्स्ट आ जाएगा रेजिडेंटशिप। बेटा रेजिडेंटशिप का मतलब होता है हम रह रहे हैं। रहने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप सिटीजन भी है। सिटीजन का मतलब ये हो सकता है कि भारत में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो। जैसे आपने सुना होगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी वो इंडियन जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं, वो क्या है, भारत के सिटीजन तो है लेकिन भारत में रह नहीं रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भारत के अंदर रह रहे हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाएंगे, जब 1 साल के लिए रह रहे हैं। रेजिडेंट क्या है कि वो भारत के अंदर रह रहे हैं लेकिन उनकी इनकम, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उनकी इनकम या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस इकोनॉमी में लाई करता है। इसका मतलब है अगर वो यूके के हैं और यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन सैलरी उनकी यूके में जाएगी। अगर हम अमेरिका जाके रह रहे हैं और अब मैं यहाँ भारत के नागरिक हूं, तो दैट सैलरी विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ अमेरिका। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजनशिप एंड द रेजिडेंटशिप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज अ फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज अ ट्रांसफर इनकम। ये जो तीनों पॉइंट हमने किया, इन्हीं चीजों को इससे कोरिलेट करेंगे बेटा बेसिकली, जो हमारा रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप है। सपोज करो यहाँ मैंने एक इंडिया बनाया हुआ है और एक मैंने यहाँ पे बना रखा है जापान। अगर मैं कंसीडर करूं कि ये हमारा इंडिया हो गया और ये हमारा जापान हो गया। अब यहाँ पर एक कंट्री ये हो गई, एक कंट्री ये हो गई। यहाँ के लोग अगर यहाँ आएंगे तो उन्हें जापानी कहेंगे, इंडियन तो नहीं कहेंगे। इसी तरीके से इंडिया के लोग अगर जापान में जाएंगे तो जापान इंडियन ही कहलाएंगे, जापानी नहीं कहलाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका सिटीजनशिप का। सेकंड आ जाएगा, अब सपोज करो इंडिया के लोग जापान में जाकर उनके फैक्टर को यूज कर रहे हैं, जापान के फैक्टर को यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां के लैंड को, वहां के लेबर को, वहां के पैसे को यूज कर रहे हैं, कैपिटल को यूज कर रहे हैं बेसिकली, है ना, वहां से चीजें ले रहे हैं, बेसिकली रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वहां जाएगा, क्योंकि फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, फैक्टर के बदले में दी जाने वाली इनकम, ऐसी इनकम जो फैक्टर के बदले में दी जाएगी। फैक्टर क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली न्यू टर्म, जिसका मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, नया बिजनेस करने के लिए तैयार है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और इसके बदले में इसे जो मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट। इसे जो मिलता है वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये हो गए आपके फैक्टर, और ये सब जो हम करेंगे वो हो जाएंगे फैक्टर इनकम। लैंड के बदले में हम पहले भी कर चुके हैं, सिंस 9th क्लास 6th क्लास वी आर डूइंग दिस वन, कि लैंड के बदले में जो दिया जाता है रेंट, लेबर के बदले में जो दिया जाता है वो होता है वेजेस, अगर पर डे पर आवर है, और अगर कंटिन्यूस दिया जाता है एग्रीमेंट के तहत तो दैट इज सैलरी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैपिटल। कैपिटल के बदले में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। अगर पैसा आपने मार्केट में लगाया हुआ है,
किसी कंपनी में लगाया हुआ है या बैंक में लगाया हुआ है तो उसके बदले क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा बेसिकली। तो दिस इज योर फैक्टर इनकम। अब बेटा फैक्टर इनकम हमें मिल रही है या हम दे रहे हैं, तो पहला कंसेप्ट आ जाता है व्हाट इज अ फैक्टर इनकम। ठीक है, अगर हमने जापान के फैक्टर यूटिलाइज किए हैं तो ये इनकम जो होगी वहां चली जाएगी। अगर जापान ने भारत के फैक्टर यूटिलाइज किए हैं तो ये इनकम भारत में आ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो फैक्टर इनकम समझ में आया। अब आ जाता है हमारा ट्रांसफर इनकम। क्या होता है बेटा, वो सारे इनकम, वो सारा पैसा जो किसी देश को मिल रहा है, लेकिन मिल कैसे रहा है, मैंने कोई भी फैक्टर नहीं दिए, ना मैंने अपनी जगह दी, जमीन दी जिसके बदले मुझे रेंट मिलेगी, ना मैंने अपना काम किया, लेबर दिया, ना मैंने कोई पैसा जमा कराया या पैसा लगाया कंपनी में, ना मैंने अपनी कोई सर्विसेज दी, फिर भी मुझे पैसा मिल रहा है। कैसे पैसा? जैसे कि अगर तुम कहीं पर जाकर किसी के काम कर रहे हो, किसी की कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें वहां से मिलेगी सैलरी, लेकिन घर पे तुम्हारी बुआजी आ गई, उन्होंने तुम्हें पैसे दे दिया, उसके बदले में कुछ दिया नहीं। इसी तरीके से वो एक सोर्स ऑफ इनकम। अब बुआजी की इनकम ट्रांसफर इनकम नहीं होती है ना। इनकम क्या है बेसिकली, वो इनकम जिसके बदले में एक देश या एक नागरिक, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी पे नहीं करी है। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है, तो क्या गवर्नमेंट ये कह रही कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगी, अब तुम जाके मेरे लिए काम करोगे? नहीं। अगर तुम्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो ओल्ड एज पेंशन के बदले में गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी आपसे कि आप जाके मेरे लिए काम करो। इसका मतलब है व्हाट इज अ ट्रांसफर इनकम, इट इज अ वन साइडेड इनकम। देखो फैक्टर इनकम टू साइडेड है, हमने फैक्टर दिए और फैक्टर के बदले में इनकम मिली। ट्रांसफर इनकम क्या हो जाएगी, वन साइडेड इनकम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वन साइडेड, यानी कि एक ही साइड है, दूसरी साइड है ही नहीं। और कौन दे रहा है ये, जनरली ये गवर्नमेंट देती है अपने रेजिडेंट को, अपने लोगों को, या बाहर से नागरिकों को। इसी तरीके से भारत से बाहर से हमें भी मिलती है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई है, जैसे ग्रांट हो गए हैं। जैसे आप अगर सपोज करो कैम्ब्रिज के अंदर कोई फॉर्म भरते हो और कैम्ब्रिज वाले आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर दे, तो कैम्ब्रिज वाले आपको पकड़ के नहीं रखेंगे कि हमने स्कॉलरशिप दिया तो आप हमें काम करना, आप हमारे लिए जॉब करोगे ही करोगे। तो ये जो होता है ये वन साइडेड पेमेंट होता है। इट इज कम्प्लीटली ऑन द विश ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है अलग अलग कंट्री के सिटीजनशिप को। इसका मतलब है ऐसी कोई भी इनकम जो वन साइडेड होगी, जिसके बदले में कोई भी फैक्टर को रिसीव नहीं किया जाएगा, उसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। अब जब आप करोगे इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम का जब टॉपिक आएगा, तो बेटा उसके अंदर हम फैक्टर को तो लेते हैं, फैक्टर की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि फैक्टर की इनकम फैक्टर के बदले में दी जा रही है और ये कंटिन्यूअस इनकम है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हम नेशनल इनकम में से काउंट करेंगे। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है वो रेगुलर नहीं होती। आज आपको स्कॉलरशिप मिली, हो सकता है कल ना मिले या कल उससे ज्यादा मिले, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये वन साइडेड होती है, ये एक्सचेंज नहीं हो रही है। इसी कारण से हम ट्रांसफर इनकम को जोड़ते नहीं है। कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी डू नॉट कैलकुलेट ट्रांसफर इनकम इन मेजरिंग नेशनल इनकम? तो आंसर इज द सेम, वन साइडेड है, विल पर होती है, एंड इसके बदले में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जोड़ी कैलकुलेट नहीं की जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा आपका फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। क्या होता है बेसिकली, वी आर सपोज टू स्टार्ट की फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होगा। बेटा जब हम अपने फैक्टर को यूटिलाइज करते हैं तो उससे हम बनाते हैं प्रोडक्शन। क्या बनाते हैं? उससे हम प्रोडक्शन बना लेते हैं। बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन करने में जो भी चीजें हमने ली है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल जो हम कह रहे हैं, जो हम फैक्टर को यूटिलाइज कर रहे हैं, बेसिकली यूज कर रहे हैं फैक्टर्स को, उन फैक्टर्स को जब हम यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ इंटरमीडिएट। और जब आपकी गुड्स जब बन के आ जाती है, आउटपुट आ जाएगा आपका, तो वो हो जाएगी आपकी फाइनल गुड्स। क्लियर है बेटा? यानी कि जब तक गुड प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या है? हमने बोला कि भाई हमें प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, हमें 100 गुड्स बनानी है, हमें 100 शर्ट्स बनानी है। अब 100 शर्ट्स अगर हमारी बन रही है, जब तक हमारी 100 शर्ट्स बनी, किसको लेकर? लैंड को लेकर, कैपिटल को लेकर, एंटरप्रेन्योर को लेकर, लेबर को लेकर। जब तक वो 100 शर्ट नहीं बनती है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है।
जैसे ही वो 100 शर्ट्स बन जाएंगी तो हमारे प्रोडक्शन पूरे हो जाएंगे एंड दिस लाइन विल बी कंसीडर एज अ प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी गुड्स होती हैं जिनको यूटिलाइज करके लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, रॉ मटेरियल को, मशीनरी को, लैंड को, आपकी बिल्डिंग को, इनको यूटिलाइज करके जब आप चीजें बना रहे हो तो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। और जब वो चीज बन के तैयार हो जाएगी, शूज बना लिए, पेन बना लिए, डस्टर बना लिए, चॉक बना लिया है, शर्ट्स बना लिए है ना, बुक्स बना लिए, तो वो क्या बन जाएंगी आपकी फाइनल गुड। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स क्या होती हैं, रेडी टू सेल होती हैं, बेसिकली रेडी फॉर कंजप्शन होती हैं। इंटरमीडिएट क्या होंगी, फर्दर प्रोडक्शन में यूटिलाइज होंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता टॉपिक है आपका कैपिटल गुड एंड कंजप्शन गुड। बेटा फाइनल गुड जो होती है, जो फाइनल गुड आई वो कैपिटल भी हो सकती है और कंजप्शन भी हो सकती है। कैपिटल वो गुड होती है जो कि प्रोडक्शन में यूटिलाइज होगी। सपोज करो एक पर्टिकुलर व्यक्ति कील बनाता है, नेल बनाता है। अब नेल जो उसने बनाया, जो कील बनाई है उसने, वो उसके लिए फाइनल गुड है क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन कर चुका। लेकिन अगर उस नेल को वो यूटिलाइज कर रहा है अपने घर पे ले जाके तो हो गया कंजप्शन गुड। अपने घर पे ठोका उसने उस नेल को, अपनी एक वो टांग दी, पेंटिंग टांग दी, हो गया कंजप्शन उसका। लेकिन अगर वही गुड फर्दर प्रोडक्शन में, टेबल बनाने में, चेयर बनाने में वही कील लगाई जाती है तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा, कैपिटल गुड बन जाएगा। सो कैपिटल गुड कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन में होगी। जैसे आपकी जितनी मशीनरी होती है, जो भी मशीनरी होगी आपकी जिससे नई चीज बनेगी वो आपकी कैपिटल गुड है। जबकि जो उस मशीनरी से बन के आया है और वो रेडी है कंज्यूम होने के लिए उसे हम कहते हैं कंजप्शन गुड। हमारा कंसेप्ट क्लियर, यानी द गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम। जैसे अगर हम मिल्क की बात बोलते हैं, मिल्क अगर घर पे लाए और तुमने गर्म किया और पी लिया, कंजप्शन गुड है। मिल्क को एक बेकरी वाला केक बनाने में या चाय बनाने में या किसी और प्रोसेस में वो यूटिलाइज करता है, मिठाई बनाने में यूटिलाइज कर रहा है, तो वही मिल्क जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड भी हो जाएगा और वो आपका कैपिटल गुड होगा जब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है किस मशीनरी के थ्रू। तो दैट विल बी कंसीडर एज अ कैपिटल गुड। यानी कि जो कैपिटल जनरेट करे, जो पैसा जनरेट करे, जो प्रोडक्शन जनरेट करे, वो आपका कैपिटल गुड होता है। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पर, क्या इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेटा देखो, आपकी जो भी इनकम होती है, यहाँ पर ना एक मेरे हैं रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज समझाई थी जो मैं आज आपको समझा रही हूँ बेसिकली, एंड आई होप तुम्हें वो चीज समझ में आए। उनका कहना था कि आपकी तरक्की कब होगी, है ना। अब मैं इसी चीज को बताऊंगी कि आपकी तरक्की कब होगी और बड़े आराम से सुनना उसको। सपोज करो कि आपकी जो इनकम है वो अभी कुछ भी नहीं है, हम मान के चल रहे हैं 0, लेकिन कंजप्शन या जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, फीस दे रहे हो अपना, आपके जो कपड़े आ रहे हैं, आपकी जो पढ़ाई पर लग रहा है, कुछ ना कुछ तो है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके सपोज करो कि 40 रुपीज आपके खर्चे पे लग रहे हैं, हम रुपीज में ले रहे हैं छोटा सा, कि पर डे आपके 40 रुपीज है, इनकम तो 0 है, फिर भी आपके क्या 40 रुपीज। यानी जैसे ही आपके पास गई, अभी 40 रुपीज आएंगे कहां से, आप कह रहे हो भाई आपके पेरेंट्स से ले लिए, है ना, तो वो पेरेंट की सेविंग माइनस हुई है जो आपको दिए गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल होता है बेसिकली। क्लियर हुआ, हर व्यक्ति की इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये जो इनकम है वो एक तरीके से जैसे ही आपकी इनकम आएगी उसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपकी सेविंग है बेसिकली वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया बेसिकली। और नेगेटिव कितना हुआ 40। इसका मतलब है जैसे आपकी इनकम आएगी उसमें से पहले 40 रुपीज कम हो जाएंगे। अब सपोज करो आपकी जॉब लग जाती है और आपको 100 रुपए मिलते हैं, 100 रुपीज मिलते हैं। व्हाट यू विल डू, आप जो कंजप्शन कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ जाता है। हमने बोला कि भाई पहले हम कंजप्शन 60 का करेंगे और पहले हमारी जो ये सेविंग है वो हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारी जो सेविंग है वो दे देंगे, सेविंग बची हमारी 0। क्यों, क्योंकि हमने 40 रुपीज क्या दे दिए, अपने जो हमने लिए हुए थे वो दे दिए बेसिकली। लेकिन हमने क्या किया, जो सेविंग है यहाँ पर हुआ 60 + 40, क्योंकि इनकम का पार्ट जो होता है बेटा C + S होता है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। क्लियर है। अब यहाँ पे कंसेप्ट चलता है, वो ये कह रहे हैं ये तुम्हें नहीं करना है। क्या कह रहे हैं, वो ये तुम्हें नहीं करना है, वो ये कह रहे हैं आपकी इनकम जैसे ही बढ़ती है आप कोशिश करो आपके ऊपर जो कर्जे है वो धीरे धीरे कम हो जाए। पहले कोशिश करो कर्जा लेना ही नहीं है। अगर कर्जा लेना है तो अपने डेवलपमेंट के लिए लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। सपोज करो ये 4
40 रुपए आपने जो लिए हुए थे वो आपने किसके लिए लिए हुए थे? इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हुए थे। अब आपने क्या किया, ये 40 रुपए जो थे वो आपने सेविंग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया आपने अपने ऊपर, और यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 40 रुपए है यहाँ पर आपने सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज पे नहीं होती। हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है 40 रुपए यहाँ पे तुमने, जब आपकी इनकम 0 थी तो भी आप इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ कर रहे थे, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। ओवर अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा दो, ये इन्वेस्टमेंट आपने रखा कि मैं तो सेम ही रखूंगा, यहाँ पर इनकम जो बढ़कर हो जाए, अगर वो 200 हो जाए तो आपका कंजप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मे बी 180 हो जाए। आपकी जो सेविंग है 20, अगर हम इसको मान के चल रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मान के चल रहे हो ना, यानी -20 में जा रहा है, आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पर मैं 160 रखूंगा, 20 रुपए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो अपने सेविंग किए थे, सेविंग के सारे पैसे मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिए। क्योंकि बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपकी इनकम को बढ़ाता है। ये जो 100 रुपए के 200 रुपए होते हैं वो कहाँ से होंगे, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक ये बढ़ेंगे नहीं। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्या निकल के आता है कि आपकी इनकम जो होती है उसका एक पार्ट आप कंज्यूम करते हो, एक पार्ट आप सेव करते हो। जो आप करंट के लिए सेव कर रहे हो उसको हम बोलेंगे, जो करंट के लिए पैसा बचाया उसको बोलेंगे हम सेविंग, और जो आपने लगा दिया मार्केट में, जो आपने प्रॉफिट की इंट्यूशन से लगाया था कि हमें ये प्रॉफिट देगा, चाहे वो करंट में या इन फ्यूचर जाकर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। आई होप सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इन्वेस्टमेंट किसके लिए होता है, इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर बेनिफिट के लिए। सेविंग किसके लिए होता है, सेविंग होता है आज की डेट में हमारे सामने कोई अगर कंटीजेंसी इवेंट आ जाए या हमारी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस समय पर उस पैसे को हम यूटिलाइज कर ले। जैसे कि कोरोना के समय पे जब कोरोना आया तो उस समय पर लोगों के पास जो सेविंग थी उसको उन्होंने यूटिलाइज किया, तो ये मेथड था सेविंग का। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केट के अंदर उन्हें कंटिन्यूस क्या आता है, प्रॉफिट। तो आई होप समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली दैट अमाउंट ऑफ द इनकम विच अ पर्सन स्टार्ट टू spend on a particular commodities or the goods which will give future benefit। जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा या फ्यूचर में प्रॉफिट देगा उसके लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमारी इमरजेंसी के लिए जो हम पैसा बचा के रखते हैं उसे हम सेविंग कहते हैं। करंट के सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं उसे हम कंजप्शन कहते हैं। और इनकम को हम जनरली क्या मान के चलते हैं, कंजप्शन इज इक्वल टू सेविंग, और सेविंग का पैसा या सेविंग के अमाउंट में से हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये उठता है जो मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मेरे एक रिलेटिव ने मुझे समझाया, जिस दिन आपका इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से आने वाला प्रॉफिट आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है आप डेवलप्ड हो चुके हो। तो यू आर सपोज टू बी कि आपकी इनकम पहले 0 थी फिर भी कंजप्शन कुछ ना कुछ था। जैसे इनकम आपकी जनरेट होती है वैसे ही आपको चाहे छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे वो धीरे 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 आपका पैसा बढ़ जाए। जैसे एटलीस्ट 100 रुपए 500 रुपए आप महीने के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उस इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको, उसमें या आप कमेंट करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप करके आप फ्यूचर में बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ कंसेप्ट हुआ इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली अब इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ गया क्या है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेटा सपोज करो कि आपके किसी दोस्त ने एक घर लिया बेसिकली और आपको बुलाया वहां पे पार्टी में और आपसे पूछा भाई कितने का घर है, तो उसने बोला 70 लाख का। कह रहा पागल हो गया क्या, 70 लाख का घर नहीं है, तुमने महंगा ले लिया। ये जो घर है वो ज्यादा से ज्यादा आपको 50 से 55 लाख का मिल जाता, इससे ज्यादा नहीं है। आपने 15 लाख रुपए फालतू दे दिए। दोस्त आपका ऑनेस्ट था, ईमानदार था, आपके साथ अच्छी थी, तो शॉप नहीं कर रहा, वो रियल ही बता रहा है आपको। वो कह रहा है कि भाई इनकम तो जो खर्चा था, जो घर था वो था तो 55 लाख ही, लेकिन इसकी टूट फूट पे, इसकी टीयर एंड वियर पे, इसकी मरम्मत में जो मुझे पैसा खर्च करना पड़ा 15 लाख रुपए, वो मेरा खर्चा है। तो ये जो बेटा 15 लाख रुपए आपने मरम्मत के ऊपर, क्योंकि जब भी आप किसी फिक्स एसेट को यूटिलाइज करते हो तो उसमें कमी आती है। चेयर यूज करोगे चेयर टूटेगी,
बिल्डिंग यूज करोगे, बिल्डिंग पे पुताई होगी, बिल्डिंग को मरम्मत चाहिए आपकी, आपने कोई मशीनरी यूटिलाइज किया तो उसकी मरम्मत होगी 2 साल 4 साल 5 साल। आप कोई गाड़ी ले रहे हो तो आपका फिक्स एसेट होता है, उस गाड़ी पे इन फ्यूचर आपका टूट फूट होगा। एग्रीकल्चर की लैंड है तो जितना जितना प्रोडक्शन करते जाओ उसकी फर्टिलिटी कम होगी। वो जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है आपका, जिसे हम साधारण में बोलेंगे सामान्य टूट फूट या नॉर्मल टियर एंड वियर, क्या बोलेंगे, नॉर्मल टियर एंड वियर, या इसे ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, या इसे ही बोलते हैं कंजप्शन ऑन फिक्स एसेट। क्या बोलेंगे, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कंसेप्ट क्लियर। तो ये जो है सारा का सारा वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा आपकी, डेप्रिसिएशन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी नेट इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 55 लाख, उसके अंदर क्या शामिल है आपका इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन दोनों को प्लस करके ये 70 लाख बना रहे हैं तो ये है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना है ये आपका। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं डेप्रिसिएशन निकाल दूं तो क्या आ जाएगा आपका, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई होप आपको क्लियर है कि व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन आप निकाल देते हो जो आपके फिक्स एसेट पे खर्चा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, अब सपोज करो एक गाड़ी लेके आए 10 लाख की, बोले कितने के, कह रहे 15 लाख, कह रहे 15 लाख कैसे हो गए, कह रहे मैंने एसेसरीज लगाई है। एसेसरीज इज नॉट अ डेप्रिसिएशन। जब उसको चलाओगे उसमें जो टूट फूट होगी, जब आप उस पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, वो आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी। एसेट्स जो आपने लगाए हैं वो कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, उनमें जो लगातार यूज करने से उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं किस चीज का, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम किसी भी फिक्स एसेट को लगातार यूटिलाइज करते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आती है दैट इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन इज नोन बेसिकली द कंजप्शन ऑफ द फिक्स एसेट, या डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल टियर एंड वियर ऑफ द फिक्स एसेट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, 1 मार्क्स में आ सकती है या एमसीक्यूज में आपकी आ सकती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है वो चलता है हमारा टॉपिक 10th वाला टॉपिक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है बेसिकली, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहला तो सबसे पहली चीज है टैक्स ही क्या होता है बेटा, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है। कंपलसरी क्या है भाई, मैंने तुम्हारे ऊपर लगाई टैक्स, तुम कह रहे हो हम तो नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी इनकम हुई है तो आपको उस पर कुछ ना कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा। अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा, है ना। इसी को हम टैक्स कहते हैं बेसिकली। अब टैक्स लिया क्यों जाता है भाई, गवर्नमेंट जो है वो कोई एक पार्टी नहीं है, गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे हैं इलेक्शन के थ्रू। अब वो अपना पैसा थोड़ी ना लगाएंगे। सपोज करो मेरी कंपनी है, मैं अपना पैसा लगा के मैंने बोर्ड लिया और मैं करा रही हूँ, वो कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे सबके लिए काम कराना है, रोड बनानी है, मुझे डैम बनाना है, तो मुझे पैसा चाहिए। गवर्नमेंट का काम होता है वो रोड बनाती है, डैम बनाती है, आपकी रेलवेज बनाती है, आपकी सुविधाएं देती है, एमिनिटीज देती हैं आपको, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। यही पैसा गवर्नमेंट किस रूप में लेती है, टैक्स। टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम, और ये लोगों के ऊपर एक कंपलसरी पेमेंट होता है। बेसिकली कंपलसरी इनके ऊपर चार्ज होता है कि वो देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता है इनकम टैक्स के छापे लग जाते हैं, है ना। वो इसीलिए लगते हैं जो लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। चाणक्य नीति भी ये कहती है कि अगर एक देश का राजा वो अच्छा है जिसका टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उस टैक्स से, अगर उस टैक्स को वो ले पा रहा है तो वो राजा अच्छा है, अगर वो गलत तरीके से ले रहा है तो वो गलत है। यानी टैक्स सिस्टम परिस्थितियों के अनुसार चेंज होना चाहिए। जैसे हमारा टैक्स सिस्टम भी क्या है, 0, 5, 12, 18, 28, ये पूरा टैक्स का स्लैब है। आपके अलग अलग गुड्स पे अलग अलग टैक्स होता है। जैसे अगर बहुत कंपलसरी गुड होती है उसपे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन उसे हम नो टैक्स नहीं बोलेंगे, उसे हम 0 टैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो टैक्स क्या है, कंपलसरी है, व्यवस्था को, इकोनॉमिक सिस्टम को सही तरीके से चलाए रखने का, डेवलपमेंट करने का, किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए जो टैक्स से मिलता है। अब टैक्स जैसा मैंने बताया 2 तरीके से होते हैं। कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब बेटा ये है क्या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स है जब आप डायरेक्टली जिसके ऊपर लगाया, मिस्टर एक्स के ऊपर लगाया और मिस्टर एक्स ही गवर्नमेंट को देके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टैक्स हो गया डायरेक्ट। क्लियर हुआ? इन्होंने डायरेक्टली किसको दिया, गवर्नमेंट को। जैसे इसकी एक्स की इनकम है और इनकम के ऊपर टैक्स लगा तो कौन देगा, यही देगा। आप जाके मूवी देख के आए हो तो मूवी का टैक्स कौन देगा, आप ही दोगे। एंटरटेनमेंट टैक्स आप ही दोगे, मैं थोड़ी ना दूंगी। जीएसटी होगी वो क्या होगा, आपका टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब आप गवर्नमेंट को टैक्स, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक पैन बनाया, सपोज करो ये एक पैन है, इस पैन को बनाने में व्यक्ति ने सपोज करो 0.5 रुपीज यानी 50 पैसे का टैक्स दिया। अब इस टैक्स को उसने इंक्लूड कर दिया और टोटल पैन की वैल्यू बन जाती है 5 रुपए। सपोज करो 2 रुपीज का पैन था, 50 ये हो गए, बाकी 2.5 जो है इसका प्रॉफिट हो गया, टोटल मिलके हो गया 5 रुपए का पैन। ठीक है जी, ये पैन हो गया बेसिकली 5 रुपीज का। अब क्या कह रहे हैं, ये पैन का पैसा जो टैक्स है वो दिया किसने है, ये दिया है पैन बनाने वाले ने। लेकिन पैन बनाने वाले ने ये पैसा इसकी एमआरपी के अंदर, मार्केट रिटेल प्राइस जिस पर वो बिक रहा है, उसमें ऐड कर दिया। अब मैं गई पैन लेने के लिए, तो यहाँ पर दे तो वो पहले चुका है ना, जिसने प्रोडक्शन किया वो पहले दे चुका, लेकिन उसने ले किससे लिया, मुझसे ले लिया। इसका मतलब है पे तो ये कर रहा है, लेकिन बर्डन कौन पे कर रहा है, मैं। बर्डन कौन ले रहा है, मैं। इस तरह के टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लगाया गया है एक्स के ऊपर और बियर होगा वाई के ऊपर, क्योंकि वाई से एक्स को वो पैसा वापस मिल चुका है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? इस तरह के टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐसे मान के चलेंगे कि जो भी, बस हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स नेट कब होगा, बेटा जितना टैक्स, सपोज करो एक ट्रैक्टर खरीदता है फार्मर, वो ट्रैक्टर है 5 लाख रुपए का, ज्यूम कर रहे हैं हम बेसिकली। इसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, ये टैक्स जो था, इसके ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स था वो था सपोज करो 10,000 रुपए का। यहाँ पर क्योंकि सरकार चाहती है कि फसल ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों को हल से ना करना पड़े या मैनुअल वर्क कम करना पड़े, तो वो ट्रैक्टर की कॉस्ट जो है उसको कम करने के लिए उसने क्या किया, हम आपको ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके ऊपर कुछ छूट दे देते हैं, है ना, रेमिटेंस दे देते हैं। क्या दे देते हैं, छूट दे देते हैं। इसी छूट को हम कह रहे हैं सब्सिडीज। क्या कह रहे हैं, सब्सिडीज। जैसे आज की डेट में आप गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर अगर 1,000 रुपए का है, तो सरकार कह रही है ठीक है 3 सिलेंडर जो दे रहे हैं वो हम, ये 6 सिलेंडर जो दे रहे हैं वो 6 सिलेंडर आप इतने का ले लो, और उसके बाद है अगर आप अपनी सब्सिडी उसमें छूट दिया हुआ है वो लोगों के लिए आप छोड़ सकते हो, या आपका जो ये पैसा है जो आपके सिलेंडर छूट वाले उसका जो पैसा है दोगे तो आप उतना ही, लेकिन ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा वापस। समझ में आया? तो आपको क्या मिला, ये जो 10,000 है वो ये कह रहे हैं कि या तो 10,000 पूरे आपने दे तो दिए, आपने पूरे 5 लाख रुपए दिए, लेकिन ये जो 10,000 रुपए वो सब्सिडीज की तरह क्या आ जाएंगे, डीबीटी आ जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि अकाउंट में आ जाएंगे। आपको क्या मिल गई है, सब्सिडी मिल गई, छूट मिल गई है। ठीक है जी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स नेट कब हुआ भाई, थे कितने, 10,000। अगर इसके ऊपर आपको 4,000 रुपए की सब्सिडीज दे दी जाए, क्या दे दी जाए, 4,000 रुपए की सब्सिडीज दी जाए, तो बेसिकली आपने कितना टैक्स दिया है, आपने दिया है 6,000 रुपीज, और ये 6,000 रुपए होंगे, वही होगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कंसेप्ट क्लियर हुआ, एनआईटी हो जाएगा। तो व्हाट इज एनआईटी, बेसिकली एनआईटी है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, होगा क्या, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या कह रहे हैं भाई, टैक्स कितना था 10,000 रुपए, सब्सिडीज कितनी दे दी है 4,000 रुपए, तो रियल में आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है, तो गवर्नमेंट को आपने 6,000 रुपए दिए। ये हो गया आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे हम बात कर रहे हैं बेटा एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका टॉपिक हम ऑलरेडी अभी जब शुरुआत हुआ था तो हमने किया था। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये है क्या बेसिकली बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या, देखो फैक्टर इनकम आप ऑलरेडी कर चुके हो। फैक्टर इनकम क्या है,
लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के बदले में मिलने वाली, जो आपकी लैंड के बदले में है वो मिल रही है रेंट, लेबर के बदले में मिल रही है सैलरी या वेजेस, आपकी कैपिटल के बदले में मिल रही है इंटरेस्ट, और आपकी एंटरप्रेन्योर के बदले में मिल रहा है प्रॉफिट। ये है आपकी फैक्टर इनकम। ठीक है जी। अब ये फैक्टर इनकम हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। ठीक है जी। हमने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया है, रिसीव की है, और अगर इंडिया ने अमेरिका के साथ व्यापार किया है तो उन्हें ये दी भी होगी, यानी कि हम क्या करें, गिवन किया है हमने। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही नेट फैक्टर इनकम है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, जब भारत के रिसोर्सेज को यूएसए यूटिलाइज कर रहा है तो वो ये भारत को दे रहा है। जब रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे तो ये भारत को ये दे रहा है। ठीक है जी। जब भारत इसके रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है तो ये यूएसए को दे रहा है फैक्टर इनकम। ठीक है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड और फैक्टर इनकम गिवन या पेड, इन दोनों का डिफरेंस। अब सपोज करो भारत को जो मिल रही है, इंडिया को जो मिल रही है, रिसीव हो रही है, वो हो रही है सपोज करो 100 रुपए, 100 करोड़। ठीक है। और जो हम पे कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं 100 करोड़। तो भाई एनएफआईए क्या हो गई, बराबर हो गई, जीरो हो गई। एनएफआईए क्या हो गई, जीरो। कब, जितना हमने रिसीव किया उतना ही हमने पे किया था, तो क्या हो गया, बराबर। लेकिन अगर इसी चीज को हम बोलें कि भारत को जो मिली है वो 100 मिली है और जो हमने पे किए वो किए 80, यानी भारत को कितने का फायदा हुआ, 20 करोड़ का फायदा हो गया। वो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा बेसिकली। अगर भारत ने को जो मिली है वो मिली है 70 और जो दी है वो दी है हमने 100, तो क्या आ जाएगा, -30 करोड़, यानी कि हमें अमेरिका को हमने ज्यादा फैक्टर इनकम दी है। तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो हमारी ज्यादा हो जाएगी और नेशनल इनकम हमारी कम हो जाएगी। क्लियर है। जैसे सपोज करो भारत की अगर डोमेस्टिक इनकम है यानी घर की इनकम है वो क्या है, अगर सपोज करो 150 करोड़ है। अब 150 करोड़ में हमने रिसीविंग जो की थी वो अगर पॉजिटिव की थी तो हमारी 170 हो जाएगी, यानी कि नेशनल इनकम हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि एनएफआईए नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा और अगर नेगेटिव है 150 से माइनस कर दो 30 का तो क्या हो जाएगा 120, यानी डोमेस्टिक इनकम हमारे देश की खुद की इनकम ज्यादा थी और अब नेशनल इनकम क्या हो गई, कम। ये कंसेप्ट आपका डिटेल में आएगा आगे आने वाले चैप्टर में। तो आई होप द सेकंड चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वी हैव कंप्लीटेड। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या है, द फर्स्ट हमने पढ़ा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। बेटा देश की जो भी बाउंड्री लाइन होती है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, जहां तक लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई होता है। फिर हमने क्या, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यहाँ पर बाउंड्री की बात हो रही है, यहाँ लोगों की बात हो रही है, केवल इतना ही है। जो लोग भारत के अंदर रह रहे हैं और वो सारा एक्सचेंज जो होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो भारत के अंदर कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट। तीसरा हो जाएगा सिटीजनशिप। रेजिडेंटशिप क्या है, सिटीजनशिप जो भारत के नागरिक है वो होगा सिटीजन, जिन्होंने भारत का एक तरीके से कह दो आधार कार्ड रखा हुआ, आई कार्ड रखा हुआ है, बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हम भारतीय, वो होगा सिटीजन। जो भारत के अंदर रह रहे हैं, मे बी विद, वो सिटीजन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो बोलेंगे रेजिडेंटशिप। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर के बदले में दी जाने वाली इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम जो बिना फैक्टर दिए हुए यानी वन साइडेड इनकम होती है और इसके बदले में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। फाइनल गुड्स होते हैं जिनको आप फाइनली कंज्यूम करते हो, रेडी होते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। इंटरमीडिएट गुड है जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या होती है, जिस प्रोसेस के अंदर दिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर प्रोडक्शन चल रहा है आपका। कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड कौन सी होती है, कैपिटल गुड है जिनसे आप प्रोडक्शन करोगे, कंजप्शन गुड है जब प्रोडक्शन हो गया और उन चीजों को आप कंज्यूम करते हो, यूटिलाइज करते हो, जैसे आई एम यूजिंग दिस मार्कर। नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आप फ्यूचर बेनिफिट के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, आप इनकम को जनरेट करने के लिए आप खर्चा करते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस क्या हो जाएगा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट दो लास्ट पॉइंट हमने किया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे दिया जाने वाला टैक्स है, जिसको लाई किया जाएगा 1% पे, लगाया जाएगा 1% पे और पे किया जाता है 2% पे। एंड नेक्स्ट आ जाएगा एनएफआईए की फैक्टर इनकम, जो दूसरे देशों के बीच में हमारा ट्रांजैक्शन है, जो पैसा हमें रिसीव होता है और जो पैसा हमें देते हैं। बेटा बस इसमें एक ही चीज याद रखना, रिसीविंग पहले आती है और रिसीविंग पॉजिटिव होंगी,
पेड बाद में आएगा और पेड माइनस होगा। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना, कई बार बच्चे इसे उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले आप करोगे रिसीविंग, चाहे पॉजिटिव है निगेटिव है कम है ज्यादा है, लेकिन आप रिसीविंग में से ही पेड को माइनस करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये यहाँ पर कंसेप्ट खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका नेशनल इनकम, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच प्रज्ञा इस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।